जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में जो है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए समाजशास्त्र के बहुत ही महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्न लेके आए हैं बच्चों, जो आपको छांक मिलेगा। बच्चों ये जो है एनसीईआरटी रहेगा और सभी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। बच्चों चाहे जो बोर्ड हो, जहाँ भी एनसीईआरटी बुक लगती है सभी के लिए इंपॉर्टेंस रहेगा। तो 2023 के परीक्षा के लिए आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों लघुत्तरी में, औद्योगिकरण के सामाजिक परिणाम बताइए। औद्योगिकरण में बच्चों समझ रहे होंगे, जो उद्योग धंधे संबंधित होता है उसे औद्योगिकरण कहते हैं। तो औद्योगिकरण के सामाजिक परिणाम बताइए, बताना है। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आप उत्तर लिखिए। देखो, औद्योगिकरण बच्चों कुछ स्थानों पर महत्वपूर्ण समानता लाता है। जो औद्योगिकरण है कुछ स्थानों पर महत्वपूर्ण समानता लाता है। उदाहरण के लिए जैसे रेलगाड़ी हो गया, बस हो गया, साइबर कैफ़े जैसे आप कंप्यूटर में जाते हैं अपना ऑनलाइन फार्म वगैरह कराने, जो फोटोकॉपी वगैरह कराने जाते हैं उसे साइबर कैफ़े कहते हैं बच्चों। तो साइबर कैफ़े में जाति भेदभाव का कम होना, दूसरी तरफ भेदभाव के पुराने स्वरूप को नए कार्यस्थलों पर अभी भी देखा जा सकता है। लेकिन औद्योगिकरण के कारण बच्चों आय से संबंधित असमानताएं उत्पन्न हो रही हैं। बहुधा सामाजिक और आय संबंधी असमानता परस्पर आच्छादित हो जाती है। उदाहरण के लिए अच्छे वेतन वाले व्यवसाय में उच्च जाति का वर्चस्व आज भी बना हुआ है। समझ रहे हो ना बच्चे? वर्चस्व में होता है दबदबा। जो बड़े लोग होते हैं, जो उच्च जाति के लोग होते हैं, उनका जो है दबदबा बना हुआ है। अभी तक भी महिलाएं बच्चों समान कार्य के लिए कम वेतन जो है पा रही हैं। इनको जो है वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। अब देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है, इम्पोर्टेंस है। योजनाबद्ध औद्योगिकरण की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। कह रहा है बच्चों कि जो है योजनाबद्ध औद्योगिकरण की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो आइए इसका उत्तर देखेंगे। देखो, योजना काल अथवा पंचवर्षीय योजना काल। पंचवर्षीय योजना किसे कहते हैं बच्चों? जो 5 वर्षों की होती है। पंचवर्षीय योजना काल के दौरान औद्योगिकरण के विकास के लिए किए गए कार्य को योजनाबद्ध औद्योगिकरण कहा जाता है। भारत सरकार का विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा योजनाबद्ध औद्योगिकरण के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र में औद्योगिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लौह एवं इस्पात, रेलवे के उपकरण, पेट्रोलियम, कोयला एवं उर्वरक जैसे उद्योग औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में स्थापित किए गए हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना के समय में उच्च प्रौद्योगिकी, उच्च मूल्य संवर्धन एवं आधुनिक ज्ञान विज्ञान आधारित उद्योग जैसे इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, दूरसंचार उद्योग आदि पर जो है बल दिया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, विकसित और विकासशील देशों में लोगों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों का वर्णन कीजिए। चुप रहा। विकसित और विकासशील देशों में लोगों द्वारा किए जाने वाले कार्यों का वर्णन कीजिए। विकसित देशों में जनसंख्या का एक बड़ा भाग नौकरी पेशा लोगों का होता है। उसके बाद उद्योगों में तथा सबसे कम लोग किसी क्षेत्र में काम करते हैं, जबकि विकासशील देशों में स्थिति इससे विपरीत है। 1990 के दशक में भारत जैसे विकासशील देशों में 60% लोग प्राथमिक क्षेत्र का मतलब कृषि क्षेत्र आता है। प्राथमिक क्षेत्र में 17% लोग द्वितीयक क्षेत्र, उत्पादन निर्माण तथा 25% लोग सर्विस क्षेत्र में काम करते थे। कृषि कार्यों के हिस्से में तेज़ी से ह्रास हुआ है और इस क्षेत्र में होने वाले कार्य आधे से अधिक हो गए हैं। यह स्थिति बहुत ही गंभीर है, क्योंकि इसका अर्थ यह हुआ कि जो क्षेत्र ज़्यादा रोजगार देता है वह उन्हें अच्छी आमदनी देने में सक्षम नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, रोजगार के औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। रोजगार के जो है औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। तो इसको उत्तर देखेंगे। देखो, औपचारिक, सबसे पहले हम लोग औपचारिक की बात करेंगे। औपचारिक क्षेत्रों को संगठित क्षेत्र भी कहते हैं। औपचारिक क्षेत्र जो होता है उसको संगठित क्षेत्र भी कहते हैं। संगठित क्षेत्र की इकाइयों में 10 से अधिक लोग पूरे वर्ष रोजगार में रहने से इस क्षेत्र का गठन होता है। संगठित तौर पर इसका पंजीकरण होता है। इसके कारण जो है कर्मचारियों को जो है उपयुक्त वेतन या अन्य सुविधाएं मिलती हैं, जबकि अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य के दिनों की सुनिश्चित नहीं होती है। भारत में 90% अधिक कार्य कृषि, उद्योग व नौकरी असंगठित क्षेत्र में आते हैं। अतः विकासशील देशों में अनौपचारिक क्षेत्र की अधिकता होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जो है वर्तमान बहुराष्ट्रीय कंपनी की कार्यप्रणाली को समझाइए।
वर्तमान बहुराष्ट्रीय कंपनी की कार्यप्रणाली को समझाइए। तो इसका उत्तर देंगे बच्चों, भारत में कुछ कंपनियों ने अपने अस्थायी कर्मचारियों की संख्या में कटौती की है। अब वे अपने कार्य बाह्य स्रोतों जैसे छोटी कंपनियों के द्वारा कराती हैं। बहुउद्देशीय कंपनियां, जिसका बहुत उद्देश्य होता है, बहुउद्देशीय कंपनियां पूरे विश्व में बाह्य स्रोतों, बाह्य मतलब होता है बाहरी स्रोतों से काम कराती हैं। विकासशील देशों में उन्हें जो है सस्ते मजदूर मिल जाते हैं, क्योंकि छोटी कंपनियों को जो है बड़ी कंपनियों से प्राप्त करने की प्रतिस्पर्धा होती है। प्रतिस्पर्धा में होता है कंपटीशन। इस प्रकार ये कंपनियां जो है कामगारों को कम वेतन देती हैं। छोटी फार्मों में मजदूरों संघों का होना भी जो है मुश्किल होता है। अधिकतर कंपनियां, यहाँ तक कि कुछ देशों की सरकारें भी अब बाह्य स्रोतों यानी बाहरी स्रोतों और अनुबंध पर काम कराने लगी हैं। लेकिन इस प्रकार की प्रवृत्ति जो है निजी क्षेत्रों में अधिक देखने को जो है मिलती है।